हेलो हाय गुड मॉर्निंग बच्चों पार्टी। मयंक धाकड़ और सोनम यादव, ऋतिक, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग बाबू और ज्योति, राहुल कुमार, अनुराग, सचिन पांडे, मोइनुद्दीन, तेजबान, टिंकू, आदित्य कुमार, खुशबू, शिवानी, अजय, गुड़िया पांडे। गुड मॉर्निंग बच्चा। 2 मिनट रुको, बस ये भी ऑन होगी, वीडियो भी हो गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया हूँ सोना, मैं एकदम बढ़िया हूँ गुड्डा। बहुत बढ़िया मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड्डा, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम आनंदित, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बच्चा पार्टी भी एकदम मस्त होगी, आनंदित होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ जो भी मामला उसे निपटाते हैं, खत्म करते हैं, फिर कल से संसद शुरू होगी, पार्लियामेंट। देखो पिछली बार के सीजीएल के टीयर 2 में, टीयर 1 के तो क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं बच्चों की, मतलब गली क्रिकेट सा। टीयर 2 के जो क्वेश्चंस थे संसद से रिलेटेड, वो समितियों से पूछे गए थे। समितियां, समझ रहे हो ना, समितियां कौन सी होती हैं? जैसे संसद के अंदर कार्यवाही को चलाने के लिए अलग अलग छोटी छोटी कमिटीज होती हैं। जैसे संविधान सभा में जब संविधान बनाने के लिए समितियां थी, तो वही वाला फॉर्मेट चला आ रहा है ना। तो अलग अलग समितियां होती हैं। कुछ समिति पूछी गई थी। एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया था यार कि प्राक्कलन समिति है ना, वो सबसे पहली बार कब बनी थी। तो सारी समितियां पढ़नी होंगी, सारी समितियां समझनी होंगी। इंपॉर्टेंट जो सभी समितियां हैं वो सब बताऊंगी, किसमें कितने मेंबर होते हैं वो बताऊंगी। उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझनी है। आ जाओ हाल फिलहाल। तो कल समझ रहे थे आर्टिकल 72 जुडिशियल पावर समझी राष्ट्रपति जी की। फिर उसके बाद आर्टिकल 85 पे जाके समझा कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी सत्र को प्रोरोगेशन यानी कि सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं, भंग करते हैं। ये समझा था हमने अच्छे तरीके से। फिर हमने राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण करने के अधिकार को समझा। 86 में हमने समझा राष्ट्रपति दोनों सदनों में भाषण देते हैं, बुलावा भेज के बुलवाते हैं, जो भी करते हैं। 87 में विशेष अभिभाषण देते हैं जब नया साल शुरू होता है या नई लोकसभा के चुनाव आते हैं तब, और जब 1 साल खत्म हो चुका होता है लोकसभा का तब भी भाषण देते हैं राष्ट्रपति जी। ये सब हमने समझा अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम पहुंचे कि भैया राष्ट्रपति जी के पास और क्या पावर हैं। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति जी के पास एक पावर और है। जैसे आर्टिकल 75 में वो अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अपनी मर्जी से मतलब वो तब होगा जब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही होगी, और होगा वो सदन का ही कोई ना कोई सदस्य जो राष्ट्रपति जी की नज़रों में इस लायक होगा कि उसको मेजोरिटी वो साबित कर सकता है आने वाले 6 महीनों में। फिर हमने बात की थी 111, आर्टिकल 111, जिसे हमने कहा था वीटो पावर्स, यानी मैं मना करता हूं। वीटो पावर में हमने एक चीज समझी थी आर्टिकल 111 में कि भैया वीटो में 3 तरीके का वीटो है। अपनी ही फैमिली का एग्जाम्पल लेना। एब्सोल्यूट वीटो उस बच्चे के लिए लगता है जो फैमिली का सदस्य तो है लेकिन पापा का लाडला नहीं है। तो एब्सोल्यूट वीटो जिसके विधेयक को, जिसके बिल को मना कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, वो ऐसा निजी विधेयक होता है या निजी सांसद के द्वारा लाया गया विधेयक होता है। यानी प्राइवेट ऐसा कोई एमपी, ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है, उसे प्राइवेट मेंबर या निजी सदस्य कहा जाता है। वो कोई बिल लेकर आता है, वो कोई बिल चाहे पास हो जाता है, उसे प्रेसिडेंट साहब मना कर सकते हैं। फिर बात आई थी सस्पेंशन वीटो। जब प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से कोई वीटो जाता है, और कोई बिल जाता है, उस बिल को एक बार लौटाया जा सकता है कि इस पे दोबारा विचार कर लीजिए। ये वो बिल है एक तरीके से जो घर का सबसे प्यारा बच्चा है, उसने कोई बात कही है तो पापा जनरली उसकी बात को मान लेते हैं। अब पापा को गलत लगता है तो कह देते हैं एक बार सोच ले। फिर बात आती है कि जहां पिताजी की भी हिम्मत नहीं होगी, तुम्हारी मम्मी के द्वारा लाया गया प्रपोजल जिसे कहा जाता है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। पॉकेट वीटो, जेबी वीटो क्या है? क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब को कितने दिनों में साइन करना है, तो प्रेसिडेंट साहब 5 साल भी लगा सकते हैं किसी बिल के ऊपर। तो प्रेसिडेंट साहब को जब न तो लौटाना है न मना करना है, तो वो जेब में डाल के भूल जाते हैं।
अब जब वो जेल में डाल के भूल जाते हैं तो उन्हें कौन याद दिलाएगा? उन्हें अगर प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर याद दिलाती हैं, जेब में से आपके वो वीटो निकालो, मतलब सॉरी वो प्रपोजल निकालो, तो फिर उन्हें वो करना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ। अब राष्ट्रपति की पावर में, प्रेसिडेंट साहब की पावर में 2-3 चीजें और समझनी है। पहली चीज, आर्टिकल 352 352 जिसे नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपातकाल आपको अलग जगह एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगी, वो जगह यही है। तो जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है, आर्टिकल 352 की बात आती है, तो पहली चीज याद रखना, आर्टिकल 352 कब लग सकता है? तो 3 चीजों में, ये पहले भी बात की थी, या तो 3 परिस्थितियों में से एक हो, या तो हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, या कोई हम पे आक्रमण कर दे, एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे कर दिया था, तो कोई हम पे आक्रमण कर दे, हम युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे, किसी ने हम पे आक्रमण कर दिया, या फिर आर्म्ड रिबिलियन या म्यूटिनी हो जाए, यानी हमारे देश के अंदर लोग हथियारों के साथ सड़कों पर उतर आए, तो ऐसी सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी लगेगी। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो क्या क्या होगा ये समझो। 44वां अमेंडमेंट हुआ 1978 में, उसके बाद एक शब्द था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया और शब्द आया सशस्त्र विद्रोह। आपको पता होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर, वो किसके आधार पर? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही लगाई थी। अब उस समय पे फखरुद्दीन साहब रात में सो रहे, उन्हें पता ही नहीं। आप जाके किसी से कहो कि कुछ गड़बड़ी है, तो आधा सोता सा आदमी सिग्नेचर कर दे, लो। आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी, क्या क्या हो रहा है भाई, गड़बड़ी में क्या? तो ये शब्द डिफाइन नहीं था, इसलिए 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, और इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह एक शब्द आ जाता है जिसे कहा क्या जाता है, जिसे आज आप और हम कहते हैं सशस्त्र विद्रोह, यानी आर्म्ड रिबिलियन। मेरी बात समझ गए? पहली चीज कि कब लगेगी, आर्टिकल कौन सा है? 352, फिर आप छोड़ोगे 53, 54, 55 छोड़ोगे, 3 छोड़ोगे, फिर 356, फिर 3 छोड़ोगे 360। तीनों इमरजेंसी की बात ऐसे ही चलती है, 352, फिर 3 छोड़ के 356, और फिर 3 छोड़ के 360। तो समझेंगे कब कब लगती है? 3 परिस्थितियों में, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, या इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह अब शब्द यूज होता है सशस्त्र विद्रोह। कौन सा शब्द? सशस्त्र विद्रोह, यानी आर्म्ड रिबिलियन। और ये शब्द रिप्लेस कब हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इमरजेंसी की घोषणा, अनाउंसमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। प्राइम मिनिस्टर जाके कहता है कि ऐसे ऐसे हालात बन रहे हैं, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दीजिए, राष्ट्रपति जी लगा देते हैं। आपको पता है आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर के और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही राष्ट्रपति जी काम करेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये इमरजेंसी जो लगी है तो संसद क्या मुंह बंद करके बैठी रहेगी, गलत को देखेगी? तो ध्यान से सुनना, जब भी इमरजेंसी की घोषणा होती है तो उसका प्रस्ताव, उसका प्रपोजल संसद के अंदर से 1 महीने के भीतर भीतर, अंडरलाइन 1 महीने के भीतर भीतर, कई बार 30 दिन लिखा रहता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बात एक ही, 30 दिन के अंदर अंदर संसद से पारित हो जाना चाहिए। आपने चाहे रात के 1:30 बजे इमरजेंसी अनाउंस करवाई प्रेसिडेंट साहब से, सिग्नेचर कराए, सुबह के 5 बजे की ताज़ा खबर हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी चैनल पे यही थी कि देश में इमरजेंसी लग गई है। लेकिन ये अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, लेकिन संसद जहां कानून बनता है, संसद जहां से देश का पूरा काम चलता है, वहां से इस प्रपोजल को, वहां से इस इमरजेंसी के प्रस्ताव को 1 महीने के अंदर अंदर पास हो जाना होगा, 1 महीने के अंदर अंदर पारित होना होगा। ठीक है, इमरजेंसी जब लागू होती है तो कितने महीने तक लागू होती है? 6 महीने तक। कब तक? 6 महीने तक। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो और एक बात याद रखना कि भैया लोकसभा की पहली बैठक, अब सपोज करो उस समय सदन चल ही नहीं रहा, उस समय न तो मानसून सेशन चल रहा है, न ही बजट सेशन चल रहा है, न ही विंटर सेशन चल रहा है, शीत सत्र, कोई सा भी सत्र नहीं चल रहा। ठीक है, तो कहा जाता है जिस भी दिन लोकसभा की पहली बैठक होगी, जिस भी दिन सदन खुलेगा, लोकसभा की पहली बैठक होगी, उसके
30 दिन के अंदर अंदर, बात वही होगी, 1 माह के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, वरना आपातकाल निरस्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी तो संसद ने भी मुंडी हिलाई थी। तो खाली तोप इंदिरा गांधी जी पे नहीं चलनी चाहिए, उन सभी सांसदों को भी गरियाओ जिन्होंने उस प्रस्ताव को पारित करने में मदद की, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस के ऐसे चाटुकार नेता भी तो रहे होंगे जिन्होंने इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो ऐसे में हमेशा याद रखना है कि कितने दिनों के अंदर अंदर घोषणा हो गई, लेकिन संसद से 1 महीने के अंदर अंदर प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जब 1 महीने में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कितने दिनों तक चल सकती है, तो याद रखना 6 महीने तक चल सकती है। यानी 6 महीने बाद फिर संसद से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, फिर उसके बाद 6 महीने तक इमरजेंसी चल सकती है। आ रही बात समझ में? और अगर कोई सेशन नहीं चल रहा तो जिस भी दिन लोकसभा की पहली बैठक होगी उससे 30 दिन के अंदर अंदर यह प्रपोजल पास होना चाहिए, वरना इसे खत्म मान लिया जाता है। आ रही बात समझ में? हाँ ठीक है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आ रही बात समझ में। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपके में से किसी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो तो मैं बताऊं, अगर लोकसभा भंग है, लोकसभा डिसॉल्व है, आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा काम ही नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? तो इमरजेंसी नहीं लगेगी? लगेगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, संसद, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो राज्यसभा से भी 1 महीने के अंदर अंदर इस प्रपोजल को पारित होना चाहिए। कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में? अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1962, 1971 और 1975। 1962 में क्या हुआ था तो याद रखना, इंडो चाइना वॉर, पहले भी बताया है, इंडो चाइना वॉर हमारा युद्ध हुआ था। 1971 में क्या हुआ था? इंडो पाक वॉर, इंडो पाक वॉर, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई थी। और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इंदिरा गांधी जी ने इस इमरजेंसी को लगवा दिया था। एक बात और, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे कुछ समय के लिए, जब तक इमरजेंसी रहेगी। ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर। अच्छा जी, और क्या रहेगा? अगर आंतरिक अशांति है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है और इसकी वजह से सशस्त्र विद्रोह की वजह से, आर्म्ड रिबिलियन की वजह से इमरजेंसी लगी है, तो आर्टिकल 19 भी बरकरार रहेगा। मैंने आपको ये तब बताया था जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, याद रखना। और क्या होगा कि लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए वृद्धि हो जाएगी, यानी लोकसभा 5 की जगह 6 साल के लिए काम करेगी। इसका भी इंपैक्ट होता है। तो इंदिरा गांधी जी यही चाह रही थी कि लोकसभा का कार्यकाल उनका बढ़ जाए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में, और आज तक केवल 1 बार ही ऐसा हुआ है। 1971 से 1977 तक चली थी ये लोकसभा। ठीक है, और वो आपको पता ही है इंदिरा गांधी जी के समय पर हुआ क्या था कि आपको पता है प्रभाव ये होता है कि अगर आप इमरजेंसी लगवाते हो तो आप लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो। 1 साल, एक बार में 1 साल के लिए, 5 साल की जगह 6 वर्ष की हो जाएगी, 6 साल की हो जाएगी लोकसभा का टेन्योर, लोकसभा का कार्यकाल, यानी उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो ये जो लोकसभा चली थी 1971 से 1977 तक चली थी, इंदिरा गांधी जी के समय पर था। और क्या इंपैक्ट पड़ेगा? 20 और 21 को छोड़कर सारे आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ये पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1962 में और 1971 में। अभी जब मैं आपको बताऊंगी, अभी प्रेसिडेंट साहब जब पढ़ाऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि 1962 में प्रेसिडेंट कौन थे, 71 में प्रेसिडेंट कौन थे और 75 में कौन थे। तो अभी सीक्वेंस में सारे प्रेसिडेंट बता रही हूँ, तो थोड़ी देर रुकना है ना बच्चा? हाँ, वॉल्यूम कम है, थोड़ा बढ़ा लो बेटा। ठीक है, थोड़ा बढ़ा लो। हाँ मैम, आप आंसर नहीं देते बेटा, आंसर मिलते हैं शीट में, आंसर मिलते हैं, आंसर मिलते हैं।
ठीक है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो। अच्छा, कॉपी करने का टाइम देना है अरविंद बेटा, कॉपी करने का टाइम देंगे तो सिलेबस थोड़ा पीछे रह जाएगा, समझते हुए चलो, और उसके बाद फिर वीडियो को देखते हुए, फिर आपको मिलती है उसमें से देखते हुए थोड़ा बहुत बता देना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक का समझ में आया? तो 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, 2 से 3 चीज़ें जो याद रखनी है इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 352, एक तो कारण याद रखने, कारण है 3, कारण क्या है? 3 है, या तो युद्ध होगा, या वॉर मतलब आपका बाहरी आक्रमण होगा, युद्ध होगा या बाहरी आक्रमण होगा, कोई आप पे देश के ऊपर आक्रमण कर दे, युद्ध होगा, बाहरी आक्रमण होगा, या फिर क्या रहेगा? सशस्त्र विद्रोह रहेगा। सशस्त्र विद्रोह जिसे आप क्या कहते हो सिंपली क्या? आर्म्ड रेबिलियन, ये कारण होते हैं। ऐसे में कितने दिनों के अंदर अंदर प्रस्ताव पारित? तो प्रस्ताव हमेशा याद रखो, प्रस्ताव संसद से 30 दिन या 30 डेज, या आप कह सकते हो 1 माह में पारित होना चाहिए, यानी प्रस्ताव लागू होना चाहिए। इसका प्रभाव कितना दिन तक रहेगा? तो एक बार इमरजेंसी लागू होगी तो 6 मंथ तक वो लागू रहती है, उसके बाद आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ाइए, और ठीक है। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो प्रभाव ये पड़ते हैं कि लोकसभा के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि हो सकती है। कार्यकाल में किसकी वृद्धि? लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि, 1 वर्ष की क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। और ऐसा हुआ है जब लोकसभा एक बार 1971 से 1977 तक चली, यही वो समय था जब इंदिरा गांधी जी ने क्या लगवाई? इमरजेंसी लगवाई। अब बात करते हैं आर्टिकल 356, 3 छोड़ो, चौथे पे आओ। 356 आपने सुना होगा, राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल, यानी राज्य आपातकाल। किसी राज्य के अंदर, किसी स्टेट के अंदर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि गवर्नर खुद ये कहे कि इस स्टेट के अंदर जो काम चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल जिसे आप कहते हो, प्रेसिडेंशियल रूल जिसे आप कहते हो। राज्य आपातकाल किसके कहने पर लगेगा? राज्यपाल की सलाह पर। देखो, नेशनल इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर लगेगी, घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। यहां याद रखना है कि कौन सलाह देगा, क्योंकि राज्य के अंदर आपातकाल लग रहा है, स्टेट इमरजेंसी लग रही है आर्टिकल 352, या उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति जी का शासन लग रहा है, तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति जी घोषणा करेंगे। यहां पर भी क्या रीजन होगा समझेंगे। रीजन ये होगा, राज्यपाल ये कहेगा कि इस राज्य के अंदर सरकार जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। क्या कहेगा राज्यपाल? कि इस स्टेट के अंदर जो सरकार है वो किसके हिसाब से नहीं चल रही है? वो बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो ऐसे में फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी की घोषणा कर देंगे। राज्य की विधानसभा या तो भंग कर दी जाएगी या कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि जब स्टेट इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 या राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत, तो उस स्टेट के अंदर जो विधानसभा होती है क्या वो कानून बनाती है? तो आप कहेंगे या तो पूरी खत्म कर दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है, या सस्पेंड कर दी जाती है। कानून उस राज्य की विधानसभा में नहीं बनेगा अब उस राज्य के लिए। तो कानून कहां बनेगा उस राज्य के लिए? तो कानून बनेगा उस राज्य के लिए कहां? संसद में। कहां? संसद उस राज्य के लिए कानून बनाएगी। और ऐसा जनरली 1990 से पहले इसलिए हुआ करता था कि सेंट्रल में तो समझो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और यहां यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो अब बीजेपी की गवर्नमेंट से चिढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट साहब ने, आपको पता ही है, और किसकी सलाह पर करता है? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। तो गवर्नर साहब ने दिमाग में बैठा लिया है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर कि नहीं, यहां पर थोड़ा भी कुछ हो, क्या लगवाना है? प्रेसिडेंशियल रूल लगवाना है, राष्ट्रपति शासन लगवाना है, ताकि यहां की जो सरकार है वो पावर में न रह पाए। ऐसा बहुत हुआ
यूपी में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये आर्टिकल 356 का मिसयूज जो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको बंद करो, क्योंकि हमें अपने राज्य में कानून बनाने का अधिकार है। क्योंकि क्या होता है ऐसे में, जब राज्य आपका आपातकाल लगता है, स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो या तो उस स्टेट की विधानसभा यानी उस स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी या तो डिसॉल्व कर दी जाती है या सस्पेंड कर दी जाती है और उस राज्य के लिए सारे कानून संसद में बनते हैं। अच्छा, आपातकाल के इस प्रस्ताव को कहां से पारित होना है? 2 महीने के अंदर अंदर संसद से पारित होना है। 30 दिन नहीं, अब हो गया 60 दिन। नेशनल इमरजेंसी संसद से पारित होनी चाहिए 1 महीने या 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन स्टेट इमरजेंसी की बात आती है या किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो यह प्रस्ताव 60 दिनों के अंदर अंदर कहां से पारित होना चाहिए? संसद से पारित होना चाहिए। एक बार में यह आपातकाल भी 6 महीने के लिए लागू रहता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू रह सकता है। एक बार में 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 3 साल तक के लिए ये स्टेट इमरजेंसी चल सकती है। ठीक है, आपके जब स्टेट इमरजेंसी चलती है तो क्या फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं? हमेशा याद रखना, नहीं खत्म होते। फंडामेंटल राइट्स समाप्त नहीं होते, स्टेट इमरजेंसी में कोई लेना देना नहीं। बट हाँ, ये जो उस राज्य की विधानमंडल में जो कानून बनते थे, अब उसकी जगह कहां कानून बनेगा? उस राज्य के लिए, उस स्टेट के लिए पार्लियामेंट में। इवन उस स्टेट का बजट भी कहां? संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। उस स्टेट की सारी पावर छीनने के लिए ऐसा किया जाता था। उस स्टेट का बजट भी कहां होगा? संसद बनाएगी। उस स्टेट की सारी जो लॉ मेकिंग बॉडीज पावर्स होंगी वो अब किसके अंडर आ गई? पार्लियामेंट के अंडर आ गई हैं। इसे कितने दिनों में पास होना है पार्लियामेंट से? इस प्रपोजल को तो याद रखना 2 महीने के अंदर अंदर पास होना है। नेशनल इमरजेंसी ही है जो केवल 1 महीने के अंदर अंदर पास होनी है। स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने के अंदर अंदर पास होनी है। और दूसरी बात क्या कि अधिकतम 3 साल तक के लिए किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और मिनिमम एक बार में 6 महीने के लिए लग सकता है। ये करा क्यों जाता था? करा इसीलिए जाता था, आप समझ ही पा रहे होगे, जब उस राज्य की विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है या सस्पेंड कर दी जाती है, तो उसके पास पावर नहीं है। उस राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। उस स्टेट के लिए, उस स्टेट का बजट भी कहां पास होगा? तो संसद में पास होगा। कुल मिला के उस स्टेट की गवर्नमेंट को पंगु बनाने के लिए किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब में सबसे पहले प्रेसिडेंशियल रूल किस स्टेट में लगा था? तो जवाब दोगे पंजाब में। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल रूल किस स्टेट में लगा था? तो जवाब दोगे पंजाब में। 1954 में ही लगा दिया था। देखो रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है। सबसे ज्यादा समय तक किस 10 साल तक लगा है? किसमें? पंजाब में लगा है। और सबसे ज्यादा बार, ये बिल्कुल अलग पॉइंट है, सबसे ज्यादा बार यूपी में लगा है। 10 बार लगा है प्रेसिडेंशियल रूल। सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंशियल रूल किसमें लगा है? यूपी में लगा है। और सबसे ज्यादा समय तक 10 साल तक के लिए तो पंजाब में। और सबसे पहला स्टेट जहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा था वो भी कौन सा था? यही था। ठीक है, आ रही बात समझ में? और यही एक चीज और लिख लो, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में आज तक कभी नहीं लगा है। तेलंगाना में कभी प्रेसिडेंशियल रूल यानी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, नहीं लगा, आज तक कभी नहीं लगा है यहां पर। ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है नेशनल इमरजेंसी में राज्य की गवर्नमेंट काम करती है? नेशनल इमरजेंसी में राज्य की गवर्नमेंट काम तो करती है, कानून भी बनाती है, लेकिन क्योंकि पूरे देश के लिए आपातकाल है तो ऐसे में मोस्टली पावर किसकी तरफ झुकी रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुकी रहती है। मोस्टली पावर किसकी तरफ झुकी रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुकी रहती है। ठीक है, मैं देखूं जरा। बेटा रवि कुमार, अगर आपके क्वेश्चंस का जवाब यहां देंगे तो फिर वो क्यों बनाया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप जहां पर बच्चे को कहा जाता है कि टैग करिए हमें और हम जवाब देंगे? देते हैं हम वहां पे। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो बेटा
इसको देखना है। हाँ, तेलंगाना 2014 से बना है, लेकिन तब से लेके अब तक में भी कभी नहीं लगी है, ठीक है। और न कभी कहाँ लगी है, छत्तीसगढ़ में लगी है। इनमें आज तक कभी क्या नहीं लगा, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगा है। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है, सबसे ज्यादा बार अगर पूछ ले तो यूपी, और सबसे ज्यादा समय तक के लिए पूछ ले तो पंजाब। सबसे पहले किस स्टेट में, तो वो भी 1954 पंजाब ही था। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। अब आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में कभी नहीं लगी, और ईश्वर करे कभी ना लगे। पाकिस्तान में हालात देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी देश की करेंसी बिल्कुल खत्म हो गई है, लोग 2,500 रुपए में 1 किलो आटा खरीद रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं। श्रीलंका में भी रही है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब होगी देश में जब हमारा जो फाइनेंस सिस्टम है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, कि जब तुम 2,000 रुपए ले जाकर एक ब्रेड का टुकड़ा ही खरीद पाओगे, इतना महंगाई हो जाएगी। तो ऐसी आज तक कभी नहीं लगी है, भारत में एक बार भी नहीं लगा। लेकिन अगर कभी नौबत आई तो आपसे पूछा जाए तो संसद से कितने दिनों के अंदर अंदर इस प्रपोजल को पास होना है, तो आप कहोगे ये प्रपोजल भी संसद से 2 महीने के अंदर अंदर क्या होना है, पास होना चाहिए। घोषणा कौन करता है, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इस सब की घोषणा अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं। नेशनल इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर घोषणा करते हैं। स्टेट इमरजेंसी जो गवर्नर है उस राज्य का, उसकी सलाह पर घोषणा करते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी फाइनेंस उसकी जो काउंसिल है उसकी सलाह पर करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो बेटा, हम 356 की बात कर रहे हैं, अच्छे से समझ लो, जिसकी जहां बात की जा रही है उसको समझना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक समझ में आया, अब आगे बढ़ो। अब यहां याद रखना, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 की बात कही थी। आर्टिकल 123 ये कहता है कि प्रेसिडेंट साहब के पास बिल्कुल ऐसा ही पावर है जैसी संसद के पास है किसी भी कानून को पारित करने की। इसे कहते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न बनता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या है? संसद का दोनों में से कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, कोई भी नहीं चल रहा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब भागे भागे आए प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब से कहा कि प्रेसिडेंट साहब एक काम करना है आपको। उन्होंने कहा क्या करना है? बोले काम ये करना है कि आपको ना ये लॉ पारित करवाना है, ये लॉ पास करवाना है। तो बोले संसद जब चले तब करवा लेना। बोले नहीं सर, बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और संसद अभी चल नहीं रही है, संसद का कोई सेशन चल नहीं रहा, तीनों सेशन में से कोई सा भी इस समय वर्किंग में नहीं है। तो फिर ऐसे में प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, आदेश जारी कर देते हैं, और वो कानून लागू हो जाता है देश के अंदर। मेरी बात फिर से समझो, जब संसद के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा या राज्यसभा में से कोई सा भी नहीं बैठा है, किसी का सेशन नहीं चल रहा, किसी की मीटिंग नहीं चल रही, या किसी भी एक सदन, सपोज करो अगर लोकसभा का भी सेशन नहीं चल रहा है, राज्यसभा का सेशन चल रहा है लेकिन लोकसभा का नहीं चल रहा है, ठीक है, एक का भी नहीं चल रहा या दोनों का नहीं चल रहा, तो ऐसे में दोनों से पास होना होता है ना सेशन, भाई बिल तो दोनों हाउसेस से पास होगा। तो फिर ऐसे में प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, उस कानून को, और इंपॉर्टेंट हो वो कानून, तो उस कानून को एग्जीक्यूट कराने के लिए, देश में लागू कराने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं कि मेरे आदेश से ये कानून आज से पारित हो जाएगा। संसद से नहीं, कहां से हो रहा है, प्रेसिडेंट साहब के कहने से हो रहा है। और कौन सा आर्टिकल है, 123। किसके कहने पर करेंगे प्रेसिडेंट साहब, तो आपको पता ही है आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कान में जाके कूं कर देती है प्रेसिडेंट साहब के। तो प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर प्रेसिडेंट साहब ये ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। किसी भी समय जब ये ऑर्डिनेंस, ये अध्यादेश, ये आदेश किसने दिया है, ये राष्ट्रपति जी ने दिया है, तो इस आदेश को किसी भी समय वापस कौन ले सकता है, राष्ट्रपति जी ले सकते हैं।
इसकी वैल्यू क्या होती है? तो संसद की तरफ से किसी भी कानून जो पारित होता है उतनी ही वैल्यू रखता है ये। अब एक बात ध्यान से समझना, अंडरलाइन 6 हफ्ते, अंडरलाइन 6 महीने नहीं, 6 हफ्ते। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, संसद के, इस बात का जवाब देंगे, संसद के 2 सदनों के बीच में कितने महीने का अंतर हो सकता है लास्ट? जैसे सपोज करो बजट सत्र चला, अप्रैल तक चला या मार्च तक चला, ठीक है, बजट सत्र के बाद कितने महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन शुरू हो ही जाना चाहिए? तो आपको बताना है कि संसद के 2 सेशन के बीच में, 2 मीटिंग के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने महीनों का अंतर हो सकता है? इस बात का जवाब दो। छह महीने, बहुत बढ़िया गोविंद सूर्यवंशी, 6 महीने। दीपक, सचिन, सबने, प्रीति, बीनू, बहुत बढ़िया। ऋतिक, 6 महीने, 6 महीने, बिल्कुल हमें पता है, क्योंकि कहा जाता है कि भैया 6 महीने पूरे साल में कम से कम 2 बार तो बैठोगे, 6 महीने का गैप दे दो। 6 महीने के भीतर भीतर एक मीटिंग खत्म हुई आपकी, है ना, एक मीटिंग खत्म हुई तो दूसरी मीटिंग जो शुरू होगी उसके बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कम से कम साल में 2 बार तो बैठो, तो 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए एक सेशन के समाप्त होने पर और दूसरे सेशन के शुरू होने पर। ये बात समझ में आई? अब बात आती है कि प्रेसिडेंट साहब, संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा था, कोई सेशन नहीं चल रहा था, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कू कर दी प्रेसिडेंट साहब के। प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल 123 का यूज करते हुए अध्यादेश, एक कानून बना दिया, एक प्रपोजल पारित कर दिया। उसे अध्यादेश कहा जाएगा, ऑर्डिनेंस कहा जाएगा, उसे बिल नहीं कहा जाएगा, उसे लॉ नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट से नहीं गया है। उसे कौन, किसने एग्जीक्यूट कराया है, लागू कराया है? डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब ने कराया है, इसलिए इसे अध्यादेश कहा जा रहा है, ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है। अब प्रेसिडेंट साहब उसे कभी भी वापस ले सकते हैं, वैल्यू उसकी उतनी है जैसे संसद से कोई कानून पास होता है उतनी। अब इसको संसद जब बैठती है, लोकसभा और राज्यसभा का सेशन शुरू हुआ है, तो इसको कितने हफ्ते के अंदर अंदर, कितने महीने के अंदर अंदर इस प्रपोजल को पास हो जाना है? तो कहते हैं जैसे ही संसद का सेशन शुरू हो तो 6 महीने नहीं, 6 हफ्ते के अंदर अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 1.5 महीना, 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रपोजल पारित हो जाना चाहिए, ये प्रपोजल पारित हो जाना चाहिए। अब यहां एक देखना, इस प्रपोजल की, इस प्रस्ताव की उम्र कब तक की रह सकती है? प्रस्ताव गलत लिख रही हूं, अध्यादेश की उम्र, अध्यादेश की उम्र। अब यहां पे टेक्निकलिटी है, थोड़ा सा समझना। इस अध्यादेश की उम्र 6 माह 6 हफ्ते होगी, 6 हफ्ते होगी। इस बात को कौन नहीं समझ पाया, इस बात का जवाब दो। 6 महीने 6 हफ्ते होगी इस अध्यादेश की उम्र। सिंपल बात है बेटा, जब मैं ये कह रही हूं कि भैया संसद का सेशन 6 महीने से ज्यादा डिले नहीं हो सकता, 6 महीने के अंदर अंदर तो आपको नेक्स्ट वाली मीटिंग करनी पड़ेगी, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये मीटिंग करनी पड़ेगी। यानी उन 6 महीने में जब संसद नहीं चल रही थी तो उन 6 महीने में तो ये कानून, ये अध्यादेश चलता रहा, और जैसे ही संसद की पहली बैठक होगी उस दिन से भी इसको 6 हफ्ते का समय मिलता है पास होने का। तो इसकी एज, इस अध्यादेश की उम्र कितनी होती है? 6 महीने 6 हफ्ते, 6 महीने 6 हफ्ते। मेरी बात समझ पाए? मेरी बात समझ पाए? मेरी बात समझ पाए? ठीक ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि नेशनल, बहुत ध्यान से समझना पगलुओं, फिर रात में जो क्वेश्चन करते हो वो बिल्कुल बच्चों वाले करते हो। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि नेशनल इमरजेंसी लगी है, उस समय पर कहीं पर भी कोई सा भी सेशन नहीं चल रहा और नेशनल इमरजेंसी संसद से 1 महीने के अंदर अंदर पारित हो जानी चाहिए, तो उसकी उम्र कितनी रहेगी? उसकी उम्र होगी 6 महीने, क्योंकि जैसे ही इमरजेंसी लगेगी 6 महीने और 30 दिन, जैसे ही इमरजेंसी लगी
उस समय सेशन नहीं चल रहा था, तो वो 6 महीने तो वो चला गई इमरजेंसी उस समय पर। और जैसे ही संसद का सेशन बैठा है, संसद का सत्र बैठा है, लोकसभा की बैठक हुई है, तो पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर वो नेशनल इमरजेंसी का प्रपोजल पारित हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। तो वहां उसकी उम्र 7 महीने हो गई। मेरी बात समझ पाए ना? हाँ, तो यही चीज मैं समझाना चाह रही हूं कि एक ऑर्डर, एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस किसने पास किया? प्रेसिडेंट साहब ने किया, आर्टिकल 123 के तहत किया। लेकिन इसकी एज, इसको कितने दिनों के अंदर अंदर संसद की बैठक जब होने लगे तो पास हो जाना चाहिए? तो 6 हफ्ते है। तो इसकी उम्र कितनी रही? तो 6 महीने का तो अंतर हम मानते ही हैं, 2 बैठकों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अंतर हो सकता है। तो 6 मंथ 6 हफ्ते, 6 मंथ्स और 6 वीक की लाइफ होती है इस ऑर्डिनेंस की। अगर पास हो जाएगा तो फिर तो ये कानून बन जाएगा। ऑर्डिनेंस या राष्ट्रपति जी के द्वारा पारित अध्यादेश थोड़ी ना रह जाएगा, फिर तो संसद ने पास करा दिया तो और संसद से कानून बन गया। और अगर इसे खत्म ही कर दिया जाएगा तो 6 महीने 6 हफ्ते से ज्यादा वो कानून नहीं रह पाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है राष्ट्रपति जी को भड़काकर कुछ गलत काम करवा दे। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए गुड्डा? बस यही समझाना था मेरे बच्चे। अब ये जो बात जो तुम्हारे पेट में खलबली मच रही थी कि प्रेसिडेंट कौन थे उस समय पे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब जब नेशनल इमरजेंसी लगी, अब तुम खुद मैच करोगे कि कब कब जब इमरजेंसी लगी है तो क्या क्या रहा है। ठीक है, आ जाओ बच्चा। तो देखो प्रेसिडेंट साहब, यहाँ जितने भी प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके बारे में बात समझनी है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रेसिडेंट आपको पता ही है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 1962 तक, यानी 2 बार बने। 1950 से लेकर 1962 तक राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने? प्रेसिडेंट, भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति। और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, 2 बार उनको राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति बनाया गया। और एक और चीज, इन्हें देश रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश रत्न कहा जाता है। देश रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छे तरीके से पता है, देश रत्न। अब जरा मुझे बताओ कि किस दिन अनाउंस किया गया था कि प्रेसिडेंट साहब ये राजेंद्र प्रसाद जी ही देश के राष्ट्रपति होंगे? किस दिन अनाउंस किया गया था? ये मैंने आपको लिखाया है, बताइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के 2nd राष्ट्रपति बने। और ये वो हैं जिनके समय पर पहली नेशनल इमरजेंसी लगी, अक्टूबर 1962 में। तो अब आपके पहले सवाल का जवाब क्लियर हो गया कि पहली इमरजेंसी जब लगी तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 का समय है, ठीक है। देश के 2nd राष्ट्रपति हैं। और दिमाग में गलती से भी मत करना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये रहता है कि 1950 से लेकर और 1962 तक आपके राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, तो बच्चे को लगता है शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहां आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। यहां जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उस समय पे कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। बहुत बढ़िया, 24 जनवरी 1950 को ही घोषित कर दिया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बनेंगे? देश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है बेटा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के 2nd राष्ट्रपति, और इन्हीं के समय पर पहली इमरजेंसी घोषित होती है। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सी राजगोपालाचारी के साथ पहले, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट पर्सन जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? बताओ जल्दी। जिन्हें भारत रत्न मिला। क्या मिला? भारत रत्न। किसके साथ में? किसके साथ में? फर्स्ट पर्सन जिन्हें भारत रत्न क्या हुआ? प्राप्त हुआ। किसके साथ में? ये अकेले तो नहीं थे, ये 3 लोग थे जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न मिलने वाले 3 लोगों में एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एक सी राजगोपालाचारी थे, तीसरा आप मुझे बताओगे। तो याद रखना कौन कौन थे? एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक सी राजगोपालाचारी भी थे, राजगोपालाचारी, और सी से ही सबके नाम आते हैं, मतलब आर से ही सबके नाम आते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, सी राजगोपालाचारी भी हो गए, प्लस करके लिख देना, यहां नोट डाल के लिख देना तनु, कि भारत रत्न पाने वाले सी राजगोपालाचारी के साथ भारत रत्न पाने वाले प्रथम, ठीक है। और
उसके बाद आप मुझे तीसरे व्यक्ति का भी नाम बताओगे, क्योंकि पहली बार जब भारत रत्न दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया था, तीनों का नाम लिख देना, ठीक है। आ रही बात समझ में? उसके बाद देखते हैं कौन किसकी बात आते हैं, इंपॉर्टेंट है जाकिर हुसैन साहब। इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, इनका सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है। इनकी कार्यकाल के बहुत बढ़िया रमन साहब, सीवी रमन साहब, श्री राजगोपालाचारी जी हैं आर, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके नाम में भी आर आता है, और सीवी रमन इनके नाम में भी आर आता है। तीनों आर को आर आर आर, ये वो वाला आर 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 नहीं है, नाटू नाटू नाटू, तुम भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले 3 आर 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 की बात करो, ठीक है। आ जाओ बेटा, 1962 में भी लगी थी, अभी अभी बताया था ना। 1962 में इमरजेंसी इसलिए लगी क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई थी, किससे हो गई थी? हमारी लड़ाई हो गई थी इस बागड़बिल्ले चाइना से। तो पहली इमरजेंसी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय पे लगी। जाकिर हुसैन साहब 1967 से 69 तक रहे, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, सबसे छोटा कार्यकाल था। अब आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए तो कौन आएगा? तो फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जी उस समय कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी। उन्होंने काम करना शुरू किया एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट। वारागिरी वेंकटगिरी, वारागिरी वेंकटगिरी कहते हैं। तो उस समय क्या सिचुएशन हुई? 1969 की ही बात ध्यान से समझेंगे, 1969 की ही बात ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब की हो गई मृत्यु। जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, वीवी गिरी साहब उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, कुछ समय के लिए तो उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें जैसे ही पता पड़ा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं तो उन्होंने पद रिजाइन कर दिया अपना। क्या कर दिया? रिजाइन। तो ऐसे में मोहम्मद हिदायतुल्लाह देश के एकमात्र सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। क्यों किया? क्योंकि जैसे ही जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई उसके बाद जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, वारागिरी वेंकटगिरी, उन्होंने भी क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया, क्योंकि वो बनना चाहते थे प्रेसिडेंट। उनको पता था मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता हूं, 6 महीने के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट बन सकता हूं। तो उनके मन में आया जब इलेक्शन हो रहा है मैं ही प्रेसिडेंट क्यों ना बन जाऊं, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो ऐसे में जब प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन काम करेगा एज अ प्रेसिडेंट? तो फिर एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये मौका एम हिदायतुल्लाह जी को मिला है 1969 में। आपसे पूछे किसकी मृत्यु के बाद मिला तो आप बता देंगे कि जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे उनकी मृत्यु के बाद, और वीवी गिरी साहब उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था, इसलिए ये मौका मिला। अब क्योंकि मैंने आपको बताया वीवी गिरी साहब रिजाइन देके चले गए थे, क्यों? क्योंकि क्या किसके इलेक्शन हो रहे थे? प्रेसिडेंट के, और वो बनना चाहते थे प्रेसिडेंट, तो वो बनेंगे प्रेसिडेंट। वो बनते हैं प्रेसिडेंट 1969 से 74 तक। वीवी गिरी साहब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में मैंने आपको बताया था सेकंड मतगणना की आवश्यकता पड़ी। सेकंड मतगणना क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली बार में ही उस दिन जब मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो आपको बताया था कि ए बी सी डी जितने भी कैंडिडेट हैं आप उनको रैंकिंग दोगे कि आपकी नज़र में कौन दूसरे नंबर पे, कौन चौथे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर पे, और सबके काउंट किए जाएंगे। और पहली ही बार में जनरली 50% + 1 वोट जिसको मिल जाते हैं उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं, लेकिन पहली बार में 50% + 1 वोट नहीं मिले थे। तो वीवी गिरी के साहब के समय पे सेकंड टाइम में दोबारा से जनगणना करनी पड़ी, मतगणना करनी पड़ी कि सबसे कम किसके वोट हैं, और उनके वोट को बांटना पड़ा बाकी लोगों में। तो पहली बार सेकंड मतगणना की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया इन्होंने। नीलम संजीव रेड्डी भी बाद में प्रेसिडेंट बनेंगे, ये उस समय पे लेकिन हार जाते हैं, ठीक है। और 1971 में जब नेशनल इमरजेंसी लग रही है, जब इंडो पाक वॉर हो रही है, तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी हैं। ये दिमाग में रहेगा, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। 1962 में जब नेशनल इमरजेंसी पहली बार लग रही है तो प्रेसिडेंट कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 में लग रही है नेशनल इमरजेंसी, तब कौन है? वीवी गिरी, वारागिरी वेंकटगिरी। और ये वारागिरी वेंकटगिरी वही थे जिन्होंने 1969 में क्या दे दिया था? रिजाइन दे दिया था। क्यों? क्योंकि इन्हें बनना था प्रेसिडेंट, और ये बनते भी हैं प्रेसिडेंट 1969 से 1974 तक।
और कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी को एकदम बढ़िया तरीके से पेल देते हैं, बढ़िया तरीके से परास्त कर देते हैं, और पहली बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सेकंड टाइम के वोट्स को काउंट करने की जरूरत पड़ती है, वरना पहली ही बार के वोट में क्लियर हो जाता था कौन प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, और ये ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप जानते हैं। तो ये 3-4 चीजें वीवी गिरी से जुड़ी हुई हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और पूछी जाती हैं। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जब तीसरी बार देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाती हैं, सोते हुए फखरुद्दीन अली अहमद को जगाती हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तो कहते हैं बिल्कुल आधी रात में ही सिग्नेचर कराने गई थी उनके पास, वो सो रहे थे अली अहमद फखरुद्दीन साहब। तो 1975 में जो इमरजेंसी लगती है उसका ठीक रहा इस बेचारे गरीब आदमी पर फूटता है। 1975 में देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इनके समय पर हुई। इंदिरा गांधी जी ने कहना था कि क्या लग गई है, आंतरिक गड़बड़ी है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, और इन्होंने बिना सोचे समझे फखरुद्दीन अली अहमद जी ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। मैं बताऊंगी बेटा शुभेश, विधानसभा और विधान परिषद में अंतर भी बताऊंगी, जब राज्य सरकारें पढ़ रहे होंगे सब क्लियर होगा। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है, ये तो कहानी है, मैंने एक बार बताओ, कोई सी भी एक ऐसा प्रेसिडेंट बता दो जिसके पीछे की कहानी मैंने तुम्हें नहीं बताई है, तो कहानियां तो याद हो जाती हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, फक्कड़ सी औकात कर दी प्रेसिडेंट साहब की, किसने, इंदिरा गांधी ने। फखरुद्दीन अली अहमद याद रहेंगे तीसरी बार की इमरजेंसी में। वीवी गिरी 1971 की इमरजेंसी इनके समय पे लग रही है, और कितनी रोचक कहानी है वीवी गिरी साहब की। वीवी गिरी साहब पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट बनते हैं, रिजाइन दे देते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। इनके समय पे नीलम संजीव रेड्डी को हराएंगे, कांग्रेस का बहुत नामी गिरामी उस समय का व्यक्तित्व, उसे हरा देते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इमरजेंसी लगती है इनके समय पे, वीवी गिरी के समय पे। ठीक है ना, तो याद रखने वाली चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, बहुत आराम से हो जाएगी। अब देखो, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद वीवी गिरी साहब ने जिन नीलम संजीव रेड्डी को हराया था उनकी एंट्री होगी। तो 1977 से लेकर 1982 में नीलम संजीव रेड्डी हारने के बाद ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो हारने के बाद, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही हारने के बाद फिर बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। जैसे आज ओम बिरला जी हैं, ऐसे ही ये लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने। एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जो पहले राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे वीवी गिरी से, और दूसरी बार में जब जीते तो निर्विरोध चुने गए, इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ, निर्विरोध जीत चुने गए। निर्विरोध मतलब ये समझ लो सबने पहली प्रायोरिटी नीलम संजीव रेड्डी को दे दी थी। तो नीलम संजीव रेड्डी की भी कहानी जबरदस्त है। सबसे कम उम्र 64 साल में राष्ट्रपति पद पर आसीन बने, सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, उसके बाद एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा स्पीकर रहे हैं, और एकमात्र ही ऐसा बंदा है जो पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारा और दूसरी बार में निर्विरोध अनअपोज्ड जीता। ठीक है, दूसरी बार में अनअपोज्ड जीते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में। और 1977 से लेकर 82 का कार्यकाल है इनका, 82 का कार्यकाल है। आ रही बात समझ में? नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे नहीं, ठीक है, भूलोगे नहीं बेटा, इस बात की पूरी गारंटी है। बेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है, भारत की संस्कृति में अगर बात करें और मैं अवधी भाषा या जो साहित्यिक भाषा है उसका प्रयोग करूं, तो कोलू के बैल को पेर देना या पेल देना, यानी कि इतनी ज़्यादा कार्य कराना जो आपकी हड्डी पसली, मतलब आपका बोलते हैं ना तेल निकाल देना, आपकी शारीरिक क्षमता से अधिक काम कराना। ठीक है, तो हो सकता है आपके यहाँ इसका कुछ अलग उपयोग होता हो बेटा जी, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है कि मतलब बहुत बुरी तरीके से किसी को हराना या बहुत बुरी तरीके से किसी को प्रताड़ित करना। आओ, ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र सिख राष्ट्रपति रहे,
एकमात्र सिख राष्ट्रपति 1982 से 87 के बीच में रहे, ठीक है। और डाकघर पोस्ट ऑफिस बिल आया था इनके समय पर, और इन्होंने ही पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये इसलिए पूछे जाते हैं। तो हमारे सिख भाई ज्ञानी जैल सिंह क्या जेब में डाल के भूल गए? कौन सा बिल था? तो डाकघर में चेंज करने का, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिसेस में अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल आया था, जिसे ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज करते हुए भूल जाते हैं। वीवी गिरी मत भूलना, नीलम संजीव रेड्डी मत भूलना, जिन जिन के समय पे नेशनल इमरजेंसी लगी है मत भूलना। क्वेश्चंस भेजूंगी आज, तो उन्हें करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। आ जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम, जानते ही हो आप उन्हें, 2002 से लेके 2007 तक रहे। एपीजे अब्दुल कलाम पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं, लोग बहुत प्यार करते थे इन्हें। परमाणु वैज्ञानिक थे। 2005 में जब ये राष्ट्रपति थे तभी आरटीआई सूचना का अधिकार कानून बना। राइट टू इंफॉर्मेशन इन्हीं के समय पे आया है। पूछा हुआ प्रश्न है कि जिस समय राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार लागू हुआ तो उस पर सिग्नेचर किसके थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना ये हमारे प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। इनका जन्मदिन आता है 15 अक्टूबर को, और उसी दिन विश्व विद्यार्थी दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत गौरवशाली बात रही। पूरे विश्व के लिए इस दिन को 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन भी इनके बर्थडे को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। फिर उसके बाद आपको पता ही है 2007 से 2012 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही, पहली राष्ट्रपति महिला देश की, और 13वें नंबर की राष्ट्रपति रही। उसके बाद प्रणब मुखर्जी आए 2012 से लेकर 2017 तक। आपको पता ही है 2016 को इन्हीं के समय पर जीएसटी बिल पर सिग्नेचर हुए। तो पूछता है, ये भी पूछता है, जैसे आरटीआई किसके समय पर लागू हुआ, आरटीआई पर सिग्नेचर किसके हुए? तो आपको पता है आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन पर एपीजे अब्दुल कलाम के सिग्नेचर हुए। ऐसे ही जीएसटी पर किसके सिग्नेचर हुए? तो जीएसटी पर सिग्नेचर हुए किसके? आपके प्रणब मुखर्जी जी के। ये बंगाली बाबू जी के सिग्नेचर हुए, प्रणब मुखर्जी जी के सिग्नेचर हुए, 2016 की बात है, ठीक है। अच्छा, 1 जनवरी 2014 को मैं लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किया इन्होंने। लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर भी किया था इन्होंने, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। लोकपाल बिल पर भी इन्हीं के सिग्नेचर हुए थे, और जीएसटी पर भी, जीएसटी वाला सबसे ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, और लोकपाल बिल पर भी इनके। फिर उसके बाद आपको पता ही है रामनाथ कोविंद जी आए, रामनाथ कोविंद जी आए, ठीक है। ये 15वीं क्यों कर रहे हैं? 15वां तो हो ही नहीं सकता। आप बताइए द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? फटाफट से बताना है आपको। तो द्रौपदी मुर्मू सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि उससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो याद रखना है ये 16वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की? 16वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। हाँ, ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, ये बात याद रखना है। लोकपाल बिल एक बिल था जिसमें सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार एक लोकपाल को रहेगा, जिसके बेसिस पर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पूरी सत्ता चमका ली। हाँ, 16वें नंबर पे है ना, 16वें नंबर पे। ये बात याद रखनी है, क्योंकि इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी भी रहे हैं। आपको पता ही है द्रौपदी मुर्मू जी से पहले रामनाथ कोविंद जी रहे हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बार वाइस प्रेसिडेंट साहब को और देख लो कि कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और बाद में ये क्या बने? प्रेसिडेंट भी बने। ये बात याद रखना, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं, उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल 2 साल के लिए, देखो 2 टेन्योर के लिए, जैसे राष्ट्रपति 2 बार बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ही 2 बार उपराष्ट्रपति बनते हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद फिर नंबर आता है उनका प्रेसिडेंट बनने का। तो याद रखनी है। सेकंड उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन साहब थे, ये भी प्रेसिडेंट बने हैं। आप जानते हो जाकिर हुसैन साहब भी प्रेसिडेंट बने हैं बहुत अच्छे तरीके से। थर्ड उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, ये भी प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये बात याद रखना। डॉक्टर सर आपसे पूछ ले कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है लॉजिकल, कि इनमें से वाइस प्रेसिडेंट कौन से हैं जो प्रेसिडेंट भी बने। तो आप जानते हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट भी बनते हैं 1962 में। फिर आप ये भी जानते हो कि आपके जाकिर हुसैन साहब भी
क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। वीवी गिरी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हैं, आपको पता ही है। इस समय कौन है वाइस प्रेसिडेंट, जगदीप धनखड़ हैं। ये बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। अब आपसे पूछे ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का चुनाव हारने के कारण अपने पद से रिजाइन दे दिया, ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, मतलब पहले इन्होंने रिजाइन दिया होगा तभी तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए होंगे, लेकिन वो हार गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया था तो दोबारा आए नहीं। तो वो थे एकमात्र भैरव सिंह शेरो सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे जो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए और फिर वो अपने पद पर नहीं लौटे क्योंकि रिजाइन दे चुके थे। 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, जिसमें आप जानते हो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट भी बने बाद में। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे थे जो प्रेसिडेंट भी बने, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन साहब हैं, वीवी गिरी हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे फिर राष्ट्रपति भी बने। वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हैं। ऐसे कौन थे जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति थे, रिजाइन दे दिया लेकिन हार गए, तो वो उसमें किसका नाम लोगे, भैरव सिंह शेरो सिंह शेखावत या भैरव सिंह शेखावत जी का भी नाम ले लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने का खिताब एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक मोहम्मद हामिद अंसारी को भी जाता है, और आप जानते हो हामिद अंसारी जी साहब भी रहे हैं। ठीक है ना, हाँ। अच्छा, इसके अलावा भी मैं बता दूं, इसके अलावा भी 3 और नाम हैं जो राष्ट्रपति रहे हैं। वेंकट रमन साहब भी रहे हैं राष्ट्रपति, ये बात याद रखनी है। ठीक है, मैं यहां लिखा देती हूं क्योंकि बाई चांस कई बार ऐसे पूछ सकते हैं। वेंकट रमन भी रहे हैं राष्ट्रपति, वेंकट रमन रहे हैं, राष्ट्रपति भी बने, यहां लिखते चलो, राष्ट्रपति भी बने, ये वो उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं। तो एक तो इसी में वेंकट रमन साहब ले लो, ठीक है। एक ले लो आप, हाँ, KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, एक ले लीजिए शंकर दयाल शर्मा नाम पूछ लेता है। एक KR नारायणन, एक ले लीजिए KR नारायणन। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, ठीक। जगदीप धनखड़ की बात हो रही है कि वो बंगाल के वो भी थे। ठीक, अब इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है आपको कराने की अभी ज़रूरत नहीं है, फिर कल कराएंगे, कल समझाएंगे आपको अच्छे तरीके से। नया टॉपिक पार्लियामेंट समझाऊंगी, उससे पहले अटॉर्नी जनरल बताऊंगी, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक है। हाँ, ठीक, चलिए, इतना आपको करना है, इतना दिमाग में बिठाना है। चलिए, तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, 10-15 जो भी भेजे जाएंगे उसके नीचे आंसर्स भी रहेंगे, उन्हें चेक करना। मिलते हैं कल, ठीक है।